दोस्तों, पिछले दिनों जेपीएससी की ओर से जिस परीक्षा का आयोजन हुआ और उस परीक्षा में परीक्षार्थियों को जो प्रश्न पत्र मिला, दावा किया जाता है और दावे नहीं, उसकी तो बिल्कुल प्रश्न पत्र अब आ चुके हैं। करीबन करीबन 100 गलतियां पाई गई है और उसके बाद यह सवाल खड़ा होने लगा है कि सुबह झारखंड में छात्रों का भविष्य क्या होगा और यदि प्रश्न ही गलत होंगे तो हमारे विद्यार्थी झारखंड के जो नौनिहाल हैं वे उत्तर किसका देंगे। इस वक्त हमारे साथ अजय शाह जी हैं। अजय जी, जो परीक्षा आयोजित हुई 2 दिन पहले, उस प्रश्न पत्र में 100 गलतियां थी और मजेदार बात यह है, जिस झारखंड को हम लोग सिद्धू कान्हू के नाम से याद करते हैं, सिद्धू कान्हू का नाम गलत हो गया। ये ऐतिहासिक को ऐतिहासिक बताया गया, संस्कृति को सकृति हो गया। इन न जाने कितनी अशुद्धियां पाई। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हो क्या रहा है कि झारखंड में वर्तमान में जो सरकार है, इस सरकार की जो प्रायोरिटी लिस्ट है, जब सरकार आती है तो सरकार में आप देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन जी के साथ में कई राज्यों में सरकारें आई है। 2.0 की बात करें तो साथ ही साथ में महाराष्ट्र में सरकार आई है, कई स्टेटों में सरकार आई है। अगर आप हर स्टेट में देखेंगे तो उस स्टेट में सरकार आने के बाद में, मुख्यमंत्री जाने के बाद में एक 5 साल का, 10 साल का, 25 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है। कई राज्यों ने किया, आंध्र प्रदेश ने भी किया, स्वर्ण आंध्र प्रदेश का एक डॉक्यूमेंट वो लेकर के आया, महाराष्ट्र लेकर के आया। पर झारखंड में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट सिग्निफिकेंट ये सरकार लेकर के नहीं आई। नाम के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर के आई, जो कब आया कब गया कुछ पता नहीं चला। यानी सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में शिक्षा, एग्जाम, ये सब दूर दूर तक नहीं है। अगर आप पिछले साल का देखेंगे कार्यकाल, तो उसमें जब भी जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या इनका कोई भी एग्जामिनेशन टेकिंग बॉडी हो, उसने जब भी कोई वैकेंसी की बात की है तो उसमें एक खास पैटर्न हमें देखने को मिलता है। पहला खास पैटर्न ये है, उसमें पहला स्टेप ये है कि ये पहली बार वैकेंसी निकालते नहीं है। उसके बाद हाईकोर्ट का प्रेशर आएगा, स्टूडेंट का प्रेशर आएगा तो ये वैकेंसी को निकाल देंगे। वैकेंसी जब निकलेगी तो जानबूझ करके उसमें लैंग्वेज के नाम पर या फिर रिजर्वेशन के नाम पर या किसी तीसरी चीज में ऐसी गलती करेंगे कि फिर से छात्र जो कोर्ट चले जाएंगे। कोर्ट का गलती जो होती रही है जानबूझ कर, बाय इंटेंशन होती मैं वही बता रहा हूँ, मैं आपको आ रहा हूँ। तो उसके बाद हाईकोर्ट कोई चला जाएगा, हाईकोर्ट में जाने के बाद में फिर से वो वैकेंसी रुक जाएगी, फिर से 6 महीने साल भर के बाद में वैकेंसी आएगी। वैकेंसी आ गई तो वैकेंसी आने के बाद में एग्जाम को नहीं लेंगे, एग्जाम को ये फिर आज करेंगे कल करेंगे, एग्जाम को खींचते रहेंगे। गलती से इन्होंने फिर एग्जाम ले भी लिया तो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में ये तरह तरह के एरर करेंगे। कभी क्वेश्चन पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर 3 में डाल देंगे, कभी जो आप बता रहे हैं तरह तरह की स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, कभी पेपर को लेट देंगे, पेपर में तमाम त्रुटियां करेंगे, कई बार आंसर भी रॉन्ग दे देते हैं। उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा तो फिर कोई चैलेंज कर देगा, इतने सारी गलतियां हैं। फिर गलती से रिजल्ट आ भी गया तो रिजल्ट में फिर से गड़बड़ी करेंगे और फिर से वो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। और इस तरीके से इन्होंने क्या किया है कि हर एग्जाम को यहाँ पर 5 वर्षीय नहीं 10 वर्ष की योजना में इन्होंने तब्दील कर दिया है। कोई प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज जो है वो दूर दूर तक नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है? अगर कारण आपको जानना है तो मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा जिससे कि सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि ये किस मंशा के साथ में यहाँ पर काम करते हैं। उदाहरण नंबर 1 है कि यहाँ के मंत्री जो चमरा लिंडा जी हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि हम जो शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चे हैं, इनको हम IIT जेईई मेडिकल की जो कोचिंग देने के लिए हम इनको फ्री में पैसे देंगे, फ्री में हम इनको कोचिंग देंगे। और इसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का सिलेक्शन किया जाना था। अब टेंडर का प्रोसेस अभी चल ही रहा है, कौन भरेगा उसमें, एलन भरेगा कि फिजिक्स वाला भरेगा कि फिटजी भरेगा, कुछ आता पता नहीं है। पर मंत्री जी की तरफ से एक बयान पेपर में आ जाता है कि फिजिक्स वाला की तरफ से हुआ करार। यानी अभी तक टेंडर का प्रोसेस है, इन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि टेंडर किसको मिलने वाला है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसमें ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये कैसे आपने डिक्लेयर कर दिया अभी से कि फिजिक्स वाला को मिलने वाला है। तब इन्होंने बलि का बकरा बना दिया अपने मीडिया प्रभारी जो विवेक है, उसको नौकरी से तुरंत निकाल दिया, बोला इसकी सारी गलती है। तो इस पूरे प्रकरण में हमने क्या देखा कि मंत्री जी का फोकस केवल किस में है, एजेंसी को सेलेक्ट करो, एजेंसी कितना कमीशन देगा उसके बेसिस पे फोकस है, बाकी एजेंसी काम क्या करेगा, रिजल्ट क्या देगा, इस पे फोकस दूर दूर तक जो है नहीं है। दूसरा एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, जेपीएससी की चूंकि बात हो रही है, तो जो भी जेपीएससी एग्जाम में बैठता है बच्चा, हम जानते हैं कि 3 स्टेज में जेपीएससी एग्जाम को पार्ट करते हैं, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया। प्रीलिम्स से बहुत बड़ी संख्या में जेपीएससी में लोग बैठते हैं, बहुत कम लोग फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस से बैठेंगे, उससे भी कम लोग इंटरव्यू देंगे, फिर इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन आएगा। अब इस सरकार ने कहा कि हम जेपीएससी का कोचिंग करने के लिए बच्चों को
पैसे देंगे। उसका क्राइटेरिया क्या रखा कि सबसे पहले उन बच्चों को हम पैसे देंगे जिन्होंने जेपीएससी का इंटरव्यू दिया हो। यानी जो उस बच्चे ने इंटरव्यू दिया है, जो जिसने प्रीलिम्स मेंस ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है, आप उसको क्यों पैसे दे रहे हैं? आप क्यों पैसे देना चाहते हैं? तो इसमें दो चीज़ हैं। पहला, कोचिंग के नाम पर फर्जी बिल कटेगा कि हमने इसको कोचिंग दिया और कोचिंग से कमीशन खोरी ले लिया जाएगा। तो क्रक्स ये है कि सरकार में जो भी एग्जाम हो रहे हैं, उस एग्जामिनेशन टेकिंग बॉडी को जब लिया जा रहा है, जो उसका एग्जाम क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, जो क्वेश्चन पेपर बनाएगा, जो प्रूफ रीडिंग करेगा, जो एग्जामिनेशन की कॉपी चेक करेगा, ये सबके सब लोग टोटली इनकॉम्पिटेंट, इनएफिशिएंट लोगों को ये भर रहे हैं। इनके जितनी भी एजेंसीज अभी है, जेपीएससी में, जेएसएससी में, कोई भी एजेंसी उठा लीजिए आप, जो प्रिंट करने वाला हो, क्वेश्चन सेट करने वाला हो, एग्जामिनेशन वाली बॉडी है, हर कोई दागदार है, टेंटेड है, जिसमें कहीं दूर दूर तक मेरिट नहीं है। ये केवल उन्हीं एजेंसीज को हायर करते हैं जो इनको मोटी रकम देता है, मोटा कमीशन देता है। और वह जो कमीशन लेने वाले जो एजेंसी है, एक तो वो एजेंसी इनकॉम्पिटेंट है, उसके बाद वही एजेंसी फर्जीवाड़ा करती है पेपर को बेचने का, छात्रों को लुभाने का, और यही हर एग्जाम में हम देखने को मिलता है। और ये जो आपने उदाहरण अभी दिया कि जो यहाँ के महान, हम कह सकते हैं कि झारखंड की धरोहर माने जाने वाले लोग हैं, सिद्धो कान्हो, उनके भी स्पेलिंग को गलत लिखना, आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक, जो कि इतना सिंपल सा वर्ड है, एक बच्चा भी उसके स्पेलिंग को ठीक कर सकता है, उसको भी ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है कि, और मैं जब पेपर देख रहा था तो उसमें इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं था, ये स्पेलिंग मिस्टेक हिंदी में आया। पर झारखंड की अगर हम बात करें तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ पर कम है, ज़्यादातर बच्चे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। तो इन्होंने जो ट्रांसलेशन किया है, अब मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप ये इस क्वेश्चन पेपर को आप चैट जीपीटी पे भी डाल देंगे तो भी वो इतना गंदा ट्रांसलेशन नहीं करेगा। यानी इन्होंने जो सॉफ्टवेयर भी ढूंढा है ट्रांसलेशन के लिए, वो भी लगता है घर के अंदर एक सॉफ्टवेयर बना दिया है, उससे उल्टा पुल्टा सुल्टा जो ट्रांसलेशन समझ में आया उसने किया। और मजे की बात देखिए, कम से कम एक जो क्वेश्चन पेपर, सीरियस क्वेश्चन पेपर है, एक तो टेक्निकल आदमी कम से कम उसको वेरीफाई करे। मतलब इन्होंने क्वेश्चन पेपर सेट करके जो वेरीफाई करने की जिम्मेवारी है, मुझे लगता है किसी बस कंडक्टर को, किसी खलासी को उन्होंने दे दिया है, जिसको पता ही नहीं है कि स्पेलिंग कहाँ से क्या होती है। अगर मुझे लगता है कि एक सिंपल ग्रेजुएट को भी आप स्पेलिंग ढूंढने के लिए देंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक निकाल लेगा, लेकिन ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं निकालने का नहीं, मतलब आप क्या ठीक है? कर रहे हैं। हमारे पास जो ये सूची आई है, इसे विद्यार्थियों ने ही घेराबंदी करके भेजा है। बिल्कुल। यानी वो जब परीक्षा दे रहे थे तो परीक्षा देना तो उनके लिए बस की बात रही नहीं थी, वो प्रश्न पत्र की गलती थी उसे अंडरलाइन कर रहे थे। बिल्कुल। और इसमें देखा जा सकता है कि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कि आप उसका इंटरप्रिटेशन भी आप गलत निकाल सकते हैं। मतलब क्वेश्चन कुछ है पर आप क्वेश्चन कुछ और समझ सकते हैं, क्योंकि स्पेलिंग में बहुत ज्यादा हेर फेर हो सकता है। तो मुझे लगता है इस पूरे प्रक्रिया को कैंसिल किया जाना चाहिए और यह एग्जामिनेशन तत्काल सरकार को री एग्जामिनेशन में कनेक्ट करना चाहिए। अब मैंने आपको क्या कहा कि सरकार में एक पैटर्न चलता है। ऐसा भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि लोगों ने जानबूझकर ये गलतियां की होगी। अच्छा, ये गलती बाय इंटेंशन की गई है, ऐसा मतलब लगता है? ऐसा हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इन एग्जाम्स को आप साइड रखिए। इस सरकार में किसी भी आयोग का गठन ठीक से किया नहीं गया। सूचना आयोग का गठन अभी होने वाला है, मानव अधिकार का गठन भी पता नहीं कब होगा, लोकायुक्त का गठन होना है। इन सरकार ने उन्हीं चीजों का गठन किया है जहां पर इसको हाईकोर्ट का प्रेशर आया कि अब आपको करने का नाम कॉन्टेम्प्ट लगाएंगे। तो इस सरकार की मंशा ऐसी है कि ज्यादा से ज्यादा पद जो है वो निकले ही नहीं, ताकि सरकार के ऊपर जो फाइनेंशियल बोझ है वो कम से कम पड़े। क्योंकि उन्होंने पूरा जो फाइनेंस का सिस्टम वो तो डाइवर्ट कर दिया उन्होंने की योजना पे, मैं ये समझ योजना पे डाइवर्ट कर दिया है। और दूसरा, आज ही का आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो ट्रेजरी में पैसा वो भी ये निकाल ले रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल जो क्रंच चल रहा है सरकार में, इस क्रंच को दुरुस्त करने का उन्होंने क्या तरीका निकाल लिया है कि ना वैकेंसी निकालो, ना जॉब दो, ताकि छात्र को भी एक लॉलीपॉप मिलता रहे कि अभी करेंगे तभी करेंगे, हम जो है 2 साल के बाद करेंगे, और ना इनके ऊपर में कोई फाइनेंशियल बोझ पड़े। ठीक है, मैं जो सवाल आपसे इसलिए कर रहा था कि आप एजुकेशन से जुड़े रहे, आपका एक लंबा जुड़ाव रहा है। आज भी मूलतः पेशा कहा जाए तो आपका वही है, एजुकेशन। पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और फुल टाइम एजुकेशनिस्ट है। तो एक छात्र के सामने जब इस तरह के प्रश्न पत्र आते होंगे तो उनके दिलो दिमाग पर क्या गुजरता होगा, उसकी साइकोलॉजी क्या बनती होगी? देखिए, छात्र में आप जैसे कि मान लीजिए मैं चाणक्य में क्लासेस लेता हूँ, तो चाणक्य में जाएंगे तो 2 तरह के स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। एक स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी करता है, एक स्टूडेंट जो जेपीएससी की तैयारी करता है। अक्सर मैंने ऐसा देखा कि जो बच्चे जेपीएससी की तैयारी करते हैं
वो हमेशा दूसरे स्टेट्स को प्रेफरेंस में ज़्यादा लेकर के चलते हैं। मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, बिहार की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं एक बात रहती है कि झारखंड में किसी एक एग्जाम को अगर हमने टारगेट किया तो उनका जो करियर का जो बहुत प्रोडक्टिव ईयर है 5 साल 7 साल, वो वेस्ट हो सकता है। तो ऐसी मनोदशा में, और आप खास करके लालपुर एरिया में जाएंगे, लालपुर एरिया में जहाँ पर छात्र जो है छोटे छोटे कमरों में किसी तरीके से पलामू से गढ़वा से आकर के यहाँ पर रह रहे हैं, अपना जीविका को चलाते हैं, तो वो आमतौर पर घर से ये बोल करके आते हैं कि हम 1 साल के लिए रांची जा रहे हैं, 1 साल मतलब 5 6 8 महीने कोचिंग करेंगे, उसका एग्जाम होगा। पर यहाँ पर बच्चे 1 साल के बाद में इस लेवल के फ्रस्ट्रेशन में चले जा रहे हैं, क्योंकि 1 साल जैसी होता है तो माँ बाप भी क्वेश्चन करना चालू कर देते हैं कि भाई अब कब तक तुम्हारा एग्जाम निकलेगा, कब तक एग्जाम निकलेगा, कब नौकरी मिलेगी। और यहाँ पर तो बच्चा मेरिट पे तभी आएगा ना जब पहले एग्जाम कम से कम हो, और एग्जाम हो भी तो एग्जाम ढंग से हो। एग्जाम ही नहीं हो रहा, एग्जाम ढंग से नहीं हो रहा, उस एग्जाम में इतने ज़्यादा एरर अगर आएंगे तो बच्चों की मनोदशा, कई ऐसे बच्चे ऐसे हैं जो कि सुसाइडल टेंडेंसी में भी आ चुके हैं। क्योंकि एक बीबीसी ने भी इस पर रिपोर्ट किया था, जहाँ पर एक छात्र ने यह कहा कि भाई अब लगता है कि सुसाइड कर लूँ। अच्छा, ऐसा एक और चीज़ में जोड़ सकते हैं कि पहले तो आप छात्रों को पूरा फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, एकदम गजब तरीके से उनका शोषण कर रहे हैं, और आप उनसे बोलने का अधिकार भी छीन ले रहे हैं। अगर छात्र कल को प्रोटेस्ट करने, अभी इसी के लिए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर छात्र इस पेपर को कैंसिल कराने के लिए, इतने स्पेलिंग मिस्टेक्स है, कल को अगर वो आ गए यहाँ पर और उन्होंने चैलेंज किया कि नहीं, ये पेपर को कैंसिल किया जाए, तो यह सरकार कम से कम 20-30 लोगों पर फर्जी केसेस उस पर डाल देगी। सरकारी काम में बाधा डालना, पुलिस को परेशान करना, फर्जी केस डालकर उनको जेल में डाल देगी। यानी कि आप ना तो उनका एग्जाम समय पे करा रहे हैं, एग्जाम करा रहे हैं उसमें भी एरर है, और छात्र अगर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, आवाज कुछ डिमांड मांगने के लिए अगर रोड पे आ रहा है, तो वापस से आप उसको जेल में डाल कर दे रहे हैं और कानूनन रूप से कार्रवाई करने की धमकी देते हैं। आप कहीं ना कहीं सरकार को इस मामले में कटघरा कर रहे हैं, पर जेपीएससी एक स्वायत्त एजेंसी है ना, स्वायत्त संस्था है, उसकी कार्यप्रणाली को आप सरकार के मध्य कैसे बढ़ सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, अगर जेपीएससी इतना ही ऑटोनोमस बॉडी है तो जेपीएससी के एक मेंबर जो है अभी, वो सरकार की तरफ से कैसे भेजे गए हैं? जेपीएससी के चेयरमैन कौन नियुक्त करता है? सरकार हमेशा नियुक्त करती है। और आप उठा के देख लीजिए, जेपीएससी ने अक्सर ऐसे चेयरमैन को नियुक्त किया है जो कि हमेशा टेंटेड हो। और जेपीएससी का काम करने का तरीका किस तरीके का, मैं आपको एक लाइन में खत्म कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा प्रकाश सिंह केस में कि भाई डीजीपी की नियुक्ति आप करेंगे यूपीएससी को पैनल में लेकर के, तो इन्होंने अपना एक सिलेक्शन कमेटी बनाया। उस सिलेक्शन कमेटी में इन्होंने कहा कि एक जेपीएससी का मेंबर भी रहेगा। जिस समय जेपीएससी के मेंबर को इन्होंने लगे, जेपीएससी में कोई भी चेयरमैन नहीं था, यानी जेपीएससी में चेयरमैन नहीं है, फिर भी जेपीएससी का मेंबर जाकर के वहां साइन करके बाहर निकल गया। तो कहने का मतलब है जेपीएससी ऑटोनॉमस बॉडी है, पर जेपीएससी का कंप्लीट कंट्रोल, रिसोर्सेस उसको कौन प्रोवाइड करेगा? सारी रिसोर्सेस कौन प्रोवाइड करेगा? झारखंड की सरकार प्रोवाइड करती है। उसका अध्यक्ष कौन बनेगा, मेंबर कौन बनेगा? एक तो मेंबर भाई पॉलिटिकल पार्टी से भी, जेएमएम से जुड़ी हुई मेंबर है, जहां तक मुझे जानकारी है। तो इसलिए जेपीएससी कंप्लीट इनके कंट्रोल में काम करता है। और टेंटेड लोगों को आप याद कर लीजिए, नीरज सिन्हा को इन्होंने जेएसएससी का चेयरमैन शायद से बना दिया था, जिसके ऊपर कई सारे दाग लगे। तो इन्होंने जेएसएससी को तो डंपिंग यार्ड बना लिया है। यानी अनुराग गुप्ता, हमें तो ऐसी जानकारी, अनुराग गुप्ता जो इतने टेंटेड अधिकारी रहे हैं, पर लास्ट में उनकी कोशिश थी कि वो जेपीएससी का चेयरमैन बन जाए। तो जितने टेंटेड अधिकारी होंगे, जितने दागदार अधिकारी होंगे, उसको डंप ये कहाँ करेंगे? जेपीएससी जेएसएससी में। जेपीएससी जो है डंपिंग यार्ड है, बिल्कुल। एलिगेशन लगा रहे हैं आप? एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, डंपिंग यार्ड ही है। अगर आप जेपीएससी के चेयरमैन पिछले 6 सालों में, पहले तो जेपीएससी चेयरमैन कई बार रहे नहीं है, लेकिन जेपीएससी के चेयरमैन जो भी होते हैं, आप उनका एक बार प्रोफाइल चेक कर लीजिए कि उनका पास्ट बैकग्राउंड क्या रहा है। क्योंकि इस सरकार में का जो मूल मंत्र है, वो मूल मंत्र बिल्कुल साफ है, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पदाधिकारी। जो जितना करप्शन करेगा उसको अगली बार उतना बड़ा मौका दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति आईएएस अधिकारी कोडरमा के जब डीसी थे, तो कोडरमा में सागवान के पेड़ को बेच दिया। तो कायदे से क्या होना चाहिए? उनको डिमोट किया जाना चाहिए। पर इनको लगा रहे, ये तो सागवान का पेड़ बेच सकता है, तो उसको रांची का डीसी बना दो। और रांची का डीसी बना तो उस आदमी ने यहाँ पर सेना की जमीन को बेच दिया। यानी पहले ये टेस्ट कर रहे अधिकारियों के, कौन कितना एफिशिएंट अधिकारी है चोरी करने में, और जैसे वो सक्सेसफुल होता है उसको अगली बार कोई बड़ा पद, बड़ा महकमे में ये बैठाते हैं। और यही यहाँ पर चल रहा है। तमाम जिन अधिकारियों की आप चर्चा कर रहे हैं, जब रघुवर दास की सरकार थी उसमें भी अच्छे पदों पर थे। अब रघुवर दास के सरकार में आप किसी भी यहाँ के अधिकारी से अगर आप फॉर्मली इनफॉर्मली बोलेंगे, इनफैक्ट लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इस बात को कहा था कि सेम अधिकारी रघुवर दास सरकार में भी थे, सेम अधिकारी इस सरकार में भी है। क्योंकि जाहिर से बात है, आईएएस आईपीएस का एक अपना कैडर है। लेकिन रघुवर दास की सरकार में किसी आईएएस या आईपीएस को
जब वो काम करते थे तो उनके मन में ये रहता था कि अगर मुझे प्रमोशन चाहिए या मुझे मनचाहे जिला में ट्रांसफ़र लेना है तो मुझे काम करना होगा, काम के बेसिस पे मुझे यहाँ वहाँ भेजा जाएगा। कभी भी रघुवर दास जी रात में 12 बजे भी फ़ोन कर देंगे। हमारी जानकारी में तो उस समय लोगों ने आईएएस क्लब में बैठना भी छोड़ दिया था, इतना खौफ सीएम का हुआ करता था। यानी कि जो पैरामीटर ऑफ ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन क्या था, वो काम था, लोगों का काम था। लेकिन इस सरकार में पैरामीटर ऑफ प्रमोशन, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग जो है वो है कौन कितना अपने जिले में वसूल करके ऊपर पहुंचा सकता है, उसको उतना बड़ा जिला जो यहाँ पर दिया जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वही अधिकारी पहले भी थे, वही अधिकारी अभी थे, लेकिन डिफरेंस क्या हो गया, पहले अधिकारी को लगता था कि मेरा ट्रांसफर पोस्टिंग काम के आधार पर होगा, अभी लगता है मेरा ट्रांसफर पोस्टिंग होगा मैं कितना ज़्यादा वसूली कर सकूँ। और कई सारे अधिकारी, आप जानकारी ले लीजिए, मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि झारखंड में ऐसे 2 आईपीएस का एग्जाम्पल है जिन्होंने इतने कम एज में, जब आमतौर पर आईपीएस जब आते हैं तो कम से कम वो एसपी का जिला अपना पूरा करते हैं, फिर वो सोचते हैं सेंट्रल डेपुटेशन पे जाएंगे। यहाँ पर 2 यंग आईपीएस अधिकारियों ने सेंट्रल डेपुटेशन पे वो चले गए हैं, वो आईबी चले गए हैं 2 आईपीएस अधिकारी। ये पूरे के पूरे देश में, मतलब मैं महाराष्ट्र भी गया था, वहाँ भी लोगों के मन में ये सवाल था कि इतने यंग आईपीएस क्यों सेंट्रल डेपुटेशन जाना चाहते हैं। यानी कि जो बहुत सारे आईपीएस ऐसे हो जो काम करना चाहते हैं पर वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि वो इस सिस्टम में जो भी गंदगी फैला रहे हैं वो मजबूरी में भी फैला रहे हैं, नहीं चाहते हुए भी सिस्टम में काम करना पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक इन्होंने सिस्टम को ऐसा पॉल्यूट ही कर दिया है। तो ये थे हमारे साथ अजय शाह जी, जिनका मानना है कि सिर्फ झारखंड के स्टूडेंट ही फ्रस्ट्रेशन के शिकार नहीं है, जो आईएएस पदाधिकारी आ रहे हैं, यंग आईएएस, जिनके अंदर एक काम करने का जज्बा होता है, उत्साह होता है, उमंग होता है, कहीं न कहीं वे आईएएस भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं और डिपुटेशन पर दिल्ली चले जा रहे हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें